हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छा चल रहा होगा। तो आज आप लोग हम हिंदी पढ़ाने वाले हिंदी चैप्टर 2 तक लगभग बता दिए। तो आज से हम चैप्टर 3 पढ़ाने वाले, जिसका ना चैप्टर 3 स्टार्ट करने, जिसमें हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ इसका पूरा सारांश बताएंगे और ऑनलाइनर भी क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। अगर आप लोग यह वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आज। तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप का भी लिंक दे देंगे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। तो आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछेगा संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण यही संपूर्ण क्रांति का लेखक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इनके लेखक परिचय के बारे में देखते हैं। लेखक परिचय। तो लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। तो लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को। और निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। तो लेखक और ये तीनों याद कर लेना, वीवीआई है। और ये भी वीवीआई। जन्म स्थान हुआ था सिताबदियारा गाँव। जन्म कहाँ हुआ था? सिताबदियारा गाँव, उत्तर प्रदेश के बलिया, यानी उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में हुआ था। इनके पुकार का नाम है। पुकार का नाम। बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध। जनपक्षता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। पुकार का नाम भी आप लोग को याद करना है कि बचपन में नाम क्या था? तो बाउल, और बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए और अपनी जनपक्षता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध है। और माता पिता का नाम था, माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम हर्षुदयाल था। आप लोग को इतना ध्यान में रखना ही चाहिए। और इनके पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। पत्नी का नाम पूछता है तो पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो आप लोग को लेखक परिचय के बारे में यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा याद नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसको याद भी अच्छे तरीक़े से कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगला, तो इनके शिक्षा के बारे में जानते हैं। शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो शिक्षा, आरंभिक शिक्षा घर पर ही। कोई भी लेखक होता है जिसका आरंभिक शिक्षा, यानी मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसका शिक्षा होता है जो हमेशा उसका घर पर ही होता है। वहाँ ना ही लेखक थे, वैसे ही लेखक थे जिनका शिक्षा कहाँ? घर पर ही हुआ था। फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए। और कहाँ पर ही पढ़े थे? पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यह बिहार में हिंदी की स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। एग्जाम में पूछेगा कि शिक्षा अधूरी क्यों छोड़ी? तो असहयोग आंदोलन के कारण जयप्रकाश नारायण अपनी शिक्षा छोड़ी। परीक्षा में भी पूछ सकता है। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए 1922 ईस्वी में अमेरिका गए। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके। माँ इनके थे जो अस्वस्थ रहते थे हमेशा, तो इनके कारण पीएचडी नहीं कर सके। राजनीतिक जीवन इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। इनका राजनीतिक जीवन है। राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल। 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए और 1932 में सवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। 1932 में सवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। जब आज़ादी हुआ 1947 में आज़ादी हुआ, उसके बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए। और 1924 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। और इनके कुछ महत्वपूर्ण कीर्तियाँ हैं इनके। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण कीर्तियाँ हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। कुछ विशेषताएं भी लिखे। सम्मान, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान।
1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला और 1998 में भारत रत्न। तो यहाँ तक बताया जो VVI है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। परीक्षा में यही से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, यही में से पूछेगा और आपको हम प्रूफ भी दिखाएंगे। मतलब जब देश में आपातकाल लागू हुआ, छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बाद भी जयप्रकाश नारायण आंदोलन करने को सीखे। जयप्रकाश नारायण थे ना, जो जब देश में आपातकाल लागू हुआ, छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकारा। आप लोग सोच सकते हैं, बुढ़ापा और बीमारी थे, इसके बावजूद भी आपातकाल लागू हुआ था। छात्रों के अनुरोध पर जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व स्वीकारे। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। सोच सकते हैं, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। यहाँ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत होता है। तो जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में एक भाषण दिए थे, जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का अंश। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना में प्रकाशित है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है, क्योंकि तो एक लाइन महत्वपूर्ण है, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। संपूर्ण क्रांति यहीं पर हुआ था। तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। अपने भाषण के प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया, लेकिन हमें सुशासन के लिए अभी काफ़ी संघर्ष करने पड़ेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए फिगर के माध्यम से समझ। तो जयप्रकाश नारायण थे, यही वह जयप्रकाश नारायण है जो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे और युवाओं को कहे थे कि हमें स्वशासन तो मिल गया, लेकिन हमें अभी आगे और संघर्ष करना है। हमें आज़ाद मिल गया, लेकिन हमें संघर्ष और आगे का सुशासन के लिए आगे और संघर्ष करना। यही भाषण दिए थे। कितना हजारों करोड़ों की संख्या में लोग उमड़े हुए थे। यही जयप्रकाश नारायण है जो पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मिलो जाना है। नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि देश की जनता को अभी मिलो जाना, कठिन परिश्रम करने, त्याग करने हैं। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, दाना वर्तमान है, उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ तक भाषण बोले थे, देख सकते हैं आप लोग। यही से भाषण शुरू हुआ था। अगला टॉपिक बनाते हैं। आंदोलन को सफल बनाने हेतु युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। उन्हें यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान दिया गया। किन्हें? जयप्रकाश नारायण को। भी लोगों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधों पर रखा। देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण यही है। और ये संभाषण दे रहे थे, तो कितने हजारों की संख्या में लोग उमड़े थे। उन्होंने संघर्ष समितियों का गठन किया। जयप्रकाश नारायण थे जो संघर्ष समितियों का गठन किए थे। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास की बात कही। जयप्रकाश नारायण थे जो अमेरिका प्रवास की बात कही। अमेरिका में वे मजदूरी कर पड़ते थे। जब उनके पास पैसा न होता तो पढ़ने के लिए, उनके पिता इतना गरीब थे कि उन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेज नहीं सकते थे। तो वे अमेरिका में जाकर पढ़ाई करने के लिए अमेरिका में किसी तरह चल गए, लेकिन वहाँ जाकर मजदूरी किए, लोहा फैक्ट्री में गए, जहाँ तहाँ काम किए। उसके बाद पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। जमाना लेनिन का था। जमाना किसका था? लेनिन का। मतलब लेनिन के विचारों के प्रभावित होकर
लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बन गए। तो मार्क्सवादी कब बने? जब लेनिन का मृत्यु हो गया तब ये मार्क्सवादी बने जयप्रकाश नारायण। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। जैसे ही अमेरिका से पढ़ाई करके लौट रहे और कांग्रेस में दाखिल हो गए, वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए? तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो पाए? इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी समझा। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी में अमेरिका से भारत आने पर ना अमेरिका से भारत वापस आने पर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इसका कारण था गुलामी। लोगों को ट्रेनों से उतारा गया। जैसे भाषण करने के लोग दूर दूर से आ रहे थे तो उन्हें ट्रेन से उतारा गया, उन पर लाठी चार्ज की गई, गोली चलाई गई। जेपी से लोकतंत्र पर कलंक माना। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपना, इसकी भी चर्चा उन्होंने भाषण में की है। लोग थे जो भाषण के क्रम में पटना रहते थे, उनको ट्रेन से उतार दिया जाता था, गोली चलाई जाती थी, लाठी चलाई जाती थी। कांग्रेस बहुत सारे हथकंडा अपनाते हैं। तो यही है, आप लोग देख सकते हैं। पुलिस को बुलाए, वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं। वे शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते। मतलब जो लोग थे, पुलिस प्रशासन कांग्रेस के लोग, जो इन लोगों पर लाठी चलाते थे, गोली चलाए, ट्रेन से उतार दिया जाता था भाषण, तो उन लोगों को ये दुश्मन मानते, डेमोक्रेसी का दुश्मन। वे इंदिरा जी की चर्चा करते, इंदिरा गांधी है तो इंदिरा जी की चर्चा करते। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, जयप्रकाश नारायण के अनुसार ना, इनका लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीति था, गलत सिद्धांतों से, गलत कार्यों से है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भाषण के क्रम में वे बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। भाषण के क्रम में वे बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। वे गांधी जी का भी विरोध करते हैं। भाषण के क्रम में जयप्रकाश नारायण बापू और नेहरू जी की विशेषता के बारे में बताते हैं। नेहरू जी को वे भाई कहा करते थे। जयप्रकाश नारायण थे जो नेहरू जी को अपना भाई समझते थे। अपने भाषण में वे नेहरू जी के विदेश नीति के विरोध की चर्चा करते थे। मतलब जयप्रकाश नारायण थे जो नेहरू जी उनका बुराई भी करते थे, पर इसका बात का कोई असर नहीं पड़ता था। राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। राष्ट्रीय नीति पर उनका कोई मतभेद नहीं था। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि इस चुनाव की पद्धति में अमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके। मतलब जयप्रकाश नारायण थे जो कहते हैं कि चुनाव में जो बहुत सारा अधिक पैसा खर्च होता है, इसको कम करना चाहिए और गरीब उम्मीदवार को खड़ा होनी चाहिए। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। देश का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति यही है। तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति में बहुत लोग आए थे, हजारों हजार की संख्या में आए थे। तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि क्रांति में अमूल परिवर्तन होना चाहिए और चुनाव में जो अधिक खर्चा होता है उसको कम करना चाहिए और गरीब उम्मीदवारों को हमेशा खड़े होना चाहिए। इस संपूर्ण क्रांति को लाने में वे संघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। इस संपूर्ण क्रांति को लाने में संघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। उनके अनुसार दलविहीन संघर्ष समितियों विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों पर इन संघर्ष समितियों को ही नियंत्रण होगा। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण कहते हैं, जनप्रतिनिधि निरंकुश न हो। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जनजाति निरंकुश न हो, इसका ध्यान जन समितियों को रखना होगा। ये संघर्ष समिति अस्थायी रूप से कार्य करेगी। साथ ही ये समितियां केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए भी संपूर्ण क्रांति के